हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेमोग्राफिक शिफ्ट इन इंडिया के बारे में। द हिंदू ने इसे कवर किया है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक शिफ्ट जो देखने को भारत में मिल रहा है, डिक्लाइन इन फर्टिलिटी एंड एजिंग पॉपुलेशन, यानी एजिंग पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो आसपास देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मैं तो पॉपुलेशन से परेशान हूँ, कंपटीशन बढ़ रहा है। नहीं दोस्तों, जो द हिंदू ने इस अच्छे से इस न्यूज़ को कवर अप किया है, जिसमें बहुत कुछ डिटेल में बताया, कुछ मैंने अपना एडिशन भी डाला इसके अंदर में। तो डिस्कस करूँगा आपके साथ कंप्लीट कि फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, सब कुछ, ताकि मेंस के अंदर में इसके ऊपर में अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सको। ओके, पीटी में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इंडेक्स वगैरह पूछ लेता आपसे। तो एक बार आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। न्यूज़ में क्या है साथियों, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक मेजर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है आपका भारत के अंदर में। और ऐसा नहीं है कि एकदम हो रहा है, लेकिन उस प्रोसेस में, जैसे नहीं होता है कि एक सुरंग खोद रही है अंदर ही अंदर जमीन के, लेकिन उसकी जानकारी हमारे देश को नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये इसी तरह है कि हो रहा है, अंडरगोइंग प्रोसेस में चल चुका है, लेकिन अभी एक्टिव मोड में नहीं दिख रहा है ये चीज़, लेकिन कहीं साल बाद इसका असर देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है फर्टिलिटी रेट्स के अंदर में, और एजिंग पॉपुलेशन यानी जो बूढ़े लोगों की संख्या है वो भारत में बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्पेशली इस न्यूज़ को इसलिए कवर किया गया है कि ये साउदर्न स्टेट्स जैसे आपका तमिलनाडु, केरल के अंदर में ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो इस सब चीज़ के ऊपर पॉलिसी बनाते हैं, वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि अगर भारत इसी तरह से चलता रहा और जहाँ बूढ़ों की संख्या बढ़ते जाएगी या यूथ की संख्या घटते जाएगी, तो एक कंट्री पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लैंडस्केप से देखा जा रहा है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, आइए जानते हैं और डिटेल में इसके बारे में। तो साथियों, बैकग्राउंड की बात करें तो फर्टिलिटी रेट्स की पहले बात कर लेते हैं। तो इंडिया का जो नेशनल एवरेज फर्टिलिटी रेट है वो ड्रॉप हो चुका है। ये ड्रॉप होके 2.0 हो चुका है। ये पहले कितना था, 2.1। हालांकि इसमें ज़्यादा ऐसा गैप देखने को लग नहीं रहा होगा आपको, लेकिन ये धीरे धीरे साथियों संख्या बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी मतलब ये नंबर्स बढ़ेंगे, और जिसके कारण से दिक्कत होगा। जैसे मानिए अगर ऐसे मैं पॉइंट में देखूँ तो घट रहा है, बट आई एम सेइंग दैट कि हाँ इट इज़ इंक्रीजिंग। तो पॉइंट में अगर आप घटोगे तो ये हो सकता है कि 2 पॉइंट आज ओ है, कल को 1.9 हो जाए, फिर 1.8 हो जाए, तो फिर चीज़ें डिफरेंट होने लगती है। यही चीज़ आपको धीरे धीरे टेंशन में बात करती है। तो यहाँ पे साउदर्न स्टेट्स में दिखाया गया है कि तमिलनाडु और केरल के अंदर में ये फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। एवरेज अगर भारत का 2.0 है तो ये कितना है, 1.4 से लेके 1.5, ये आपकी स्थिति रही तमिलनाडु और केरल के अंदर में। लेकिन वहीं पे हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर में ये फर्टिलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा है। अगर 2.0 है आपका पूरे भारत में, तो 2.5 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा देखने को आपको मिलती है। तो ये फर्टिलिटी रेट्स में पहले डिफरेंस दिखा दिया मैंने आपको, क्योंकि ये हो सकता है स्टेटमेंट में इस तरह से पूछ ले, नंबर्स वगैरह पूछ लेता है कि ऑन एन एवरेज क्या है। उसके बाद एजिंग पॉपुलेशन की अगर हम साथियों बात करें, जो बूढ़े लोगों की संख्या बात करें, तो फिर कंपैरिजन यहाँ इस तरह दिखाया गया है कि केरल के अंदर में अगर यही हाल रहा तो ये इस तरह कुछ चल रहा है साथियों, कि इंडिया में जो अर्ली इंडिविजुअल्स है, यानी जो बूढ़े लोग हैं, वो 10.1% थे 2021 में। लेकिन जिस तरह से ये रेशियो बढ़ रहा है, और एक दिन अगर यही स्पीड से चलता रहा, तो ये 26 तक 36 तक कितना हो जाएगा साथियों, 15%। तो 15% हो जाएगा, ऐसा मानना है यूएन पॉपुलेशन फंड का। जो यूएन पॉपुलेशन फंड है उसके द्वारा ये डाटा जारी किया गया है कि भारत में जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, यानी बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, और जो यूथ की पॉपुलेशन है वो घट रही है। केरल में ये बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, 22.8% के हिसाब से। ओल्ड एज डिपेंडेंसी की रेशियो की अगर हम ओवरऑल बात करें तो केरल के अंदर में 26.1%, तमिलनाडु के अंदर में 20.5%, बिहार के अंदर में अभी ये लोअर है क्योंकि यहाँ यूथ की आबादी अभी ज़्यादा है, बट बूढ़े लोगों की संख्या कम है। अब आप समझो कि ये तो आप सोचोगे कि सर ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन घट रही है। देखिए साथियों, पॉपुलेशन घट रही है ये ठीक है। जैसे आज आप इस सिंपल सा बात समझिए कि आज भारत के अंदर में पॉपुलेशन यूथ की ज़्यादा है। अगर आने वाली पीढ़ी, यही पीढ़ी अगर कम बच्चे को जन्म देगी, अगर मानिए इनका
वाजिब सा बात है, क्योंकि आज की पीढ़ी ज़्यादा थोड़ी एजुकेटेड है। वो समझती है कि अगर शादी किए, बच्चे हुए, तो उनका भी लालन पालन करना होता है, उसके ऊपर भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो कई बार होता है कि अपनी आमदनी को देख के बहुत लोग शादी नहीं करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो जनरेशन है, जनसंख्या है, ये बढ़ेगी नहीं। अब ये लोग तो जो यंग है, वो तो ऑफ कोर्स सी बात है ना कि वो बूढ़े होंगे आगे जाके। तो यही यूथ आगे जाके बूढ़े हो जाएंगे। और अगर इनको रिप्लेस, इनके वर्क फोर्स को रिप्लेस नहीं किया गया टाइम पर, तो इससे क्या होगा, भारत में बूढ़ों की संख्या की आबादी जो आज यूथ की दिख रही है, वो बढ़कर एक बूढ़ा एज काफ़ी ज़्यादा भारत के ऊपर लोड आ सकता है। ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या आ रहा है कि रिड्यूस होगा रिसोर्स पे स्ट्रेन, यानी जो रिसोर्स के ऊपर दबाव है अभी, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग को साथियों कमी देखने को मिलेगी कि हाँ, रिसोर्सेज कम इस्तेमाल होंगे, ज़्यादा कम लोग रहेंगे तो रिसोर्स पर उतना बर्डन नहीं रहेगा। उसके बाद इंक्रीज कर देगा रिसोर्स पर कैपिटा, यानी यहाँ पे लोग जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज कर सकता है। ज़्यादा रिसोर्स रहेंगे, कम लोग रहेंगे तो लोग ज़्यादा अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल गेन्स देखने को मिलेगा, आपको एनर्जी की कंजम्पशन लो हो जाएगी, वाटर की कंजम्पशन लो हो जाएगी, और लैंड जो आपका हो गया रिड्यूस हो जाएगा। इम्पैक्ट जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे देश के ऊपर में, वो एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट में यहाँ देखा जा रहा है। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट साथियों बहुत कम है। आप सिर्फ रिसोर्सेज बचाने के बारे में देख रहे हो, आप सोच रहे हो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर हो जाएंगी, आप सिर्फ सोच रहे हो कि रिसोर्सेज पर कैपिटा इनकम ये हो जाएगा, आप सिर्फ इस दायरे से सोच रहे हो। लेकिन मैं आपको जब नेगेटिव इम्पैक्ट बताऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक है। सबसे पहले इकोनॉमिक स्लोअर डाउन। देखिए, आपको पता है कि अपना प्यारा देश भारत कोविड के बाद से, अगर हम बात करते हैं साथियों, 2020 के बाद से जब कोविड आया और लॉकडाउन खुला, तो आप देख सकते हो यूएस का हाल क्या हुआ। अदर कंट्रीज को आप देखो, जापान को देखो, जो डेवलप कंट्रीज है, वो लोग आज भी उस तरह से नहीं उठ पाया है ना, जिस तरह से अपना भारत देश उठ चुका है। हमारे शेयर मार्केट्स को देखो, हमारे पॉपुलेशन को देखो, हमारे डिमांड्स को देखो, आज हम लोग एक विश्व गुरु बन के निकल रहे हैं। तो ये चीज़ क्यों पावर में आ पा रही है? क्योंकि साथियों, हमारे यूथ, हमारी युवा मिल के काम कर रहे हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो जीडीपी ग्रोथ हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। कोई भी चीज़ का अगर अपने देश के ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को ओवरकम करने का पूरा प्रयास करेगा। तो यहाँ आपको फायदा देखने को मिलता है। अब एजुकेशन सेक्टर्स में आप बात करोगे या एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में, अगर यूथ रहेंगे ही नहीं तो डिमांड होगा नहीं भाई। जब यूथ ही नहीं है तो पढ़ाएंगे किसको? बूढ़े लोग तो ऑलरेडी पढ़ के सक्सेसफुल होकर अपना एजिंग पास कर गए, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, फेडरल चैलेंजेस आएगा। ये चैलेंजेस कैसे आएगा? देखिए, ये चैलेंजेस ये आएगा कि जो पार्लियामेंट्री सीट्स डिवीजन हो गई है स्टेट्स के अंदर में, उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले। जैसे होता है ना कि कहीं पे बहुत बहुत कम सीट अलॉटेड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सीट अलॉटेड है। ठीक है, ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। राइजिंग द हेल्थ केयर कॉस्ट, अर्ली एज रहेंगे तो सरकार को उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। आजकल तो अर्ली एज क्या, यंग जनरेशन के अंदर में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। शुगर है किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, तरह तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यूथ के अंदर में भी। तो जहाँ पे एक भारी पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन का सरकार लालन पालन कर रही है, उनका हेल्थ का काम कर रही है, तो सरकार क्या करेगी? इसी सब चीज़ में फंस के रह जाएगी। उनको सिर्फ हेल्थ के बारे में उनका देखना होगा। साथ ही साथ लेबर का शॉर्टेज। अगर भारत में डिमांड है, अभी आप अपने शहर से 15-20 किलोमीटर चल जाओ तो आपको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनने चाहिए थे, लेकिन अब बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि लेबर शॉर्टेज हो गया साथियों। यूथ ही नहीं है तो आप किन से काम कराओगे? वाजिब सा बात है कि आप ओल्ड एज वालों से काम नहीं करवा सकते। तो एक यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर आपका आ जाएगा सोशल सिक्योरिटी के बारे में। देखिए, सोशल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साथियों, क्योंकि सरकार जो है पेंशन जो अलॉट करती है अभी ओल्ड एज को, तो उतना बर्डन नहीं है, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो उतना कमा के दे रही है सरकार को कि वो पेंशन लोग को दे पा रहे हैं। लेकिन अगर कमा के ही नहीं दे पाएगी सरकार को, तो सरकार का सारा जो राजस्व है, कर, जितना भी पैसा है, वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा पेंशन के ऊपर में। तो सरकार को यहाँ पे भी एक बर्डन देखने को मिलेगा। जियो पॉलिटिकल रिस्क साथियों, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारी सेना, हमारी जवान सेना बॉर्डर पे खड़े रहती है साथियों। हम लोग दिन रात सिर्फ सो पाते हैं, अच्छे से खा भी पाते हैं, क्योंकि हमारी प्यारी इंडियन आर्मी की वजह से। जब एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगा तो एक थ्रेट निकल के आ जाता है देश के ऊपर में कि कभी भी देश के ऊपर में कब्जा हो जाएगा। और जब अगर कब्जा ही हो गया तो आप रिसोर्सेज लेके क्या करोगे? आप अपने लैंड को लेके क्या करोगे जब आपको दूसरे की हुकूमत में रहना होगा?
तो एक सबसे मेजर इम्पैक्ट मुझे लगता है यहाँ पे पड़ने वाला है कि जहाँ पे यूथ की जो पॉपुलेशन अगर कम हुई तो सेना के ऊपर में इसका दबाव देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो केस स्टडी रखा है। ठीक है, केस स्टडी है एक इंडियन पार्लियामेंट्री रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में कि जो सीट बताए जा रहे हैं कि 26 तक उत्तर प्रदेश में सीट कुछ गेन हो जाएंगी, पॉपुलेशन अगर वहाँ पे इसी स्पीड से बढ़ता रहा बिहार के अंदर में सीट गेन हो जाएगी, लेकिन तमिलनाडु के अंदर में और केरला के अंदर में ये सीट्स को लूज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इस तरह की पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आप जापान का देख लो, आज जापान का कितना बुरा हाल हो चुका है, जहाँ पे लो बर्थ रेट है, लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से जो घर है वहाँ वो अनऑक्युपाइड है, इकोनॉमी स्टैग्नेशन चल रहा है, बूढ़े लोगों की एक दबदबा है सरकार के ऊपर में, और सरकार इसको ओवरकम करने के लिए जापान की सरकार बहुत साल से प्रयास कर रही है। वहाँ पे तो बच्चे पैदा करने के लिए साथियों लगभग 2-3 लाख रुपया देती है सरकार की, लो जिसने बच्चा किया उसको 2 लाख 3 लाख रुपया मिलेगा। तो ये सरकार वहाँ पे पैसे दे रही है कि भैया पैसे हम देंगे, आप बच्चा को जन्म दो, आप उनका लालन पालन करो, सरकार उसका जिम्मा उठाएगी। बट फिर भी लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा वहाँ पे एक कारण ये है साथियों जापान के अंदर में कि जो वर्क फोर्स काम कर रही है ना, उनके ऊपर जो काम करने का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपको पता है कि आपके घर में भी आप देखते होंगे कि आपके पापा या मम्मी या कोई भी आपके घर में जॉब करते होंगे तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद घर आ जाते हैं, लेकिन जापान के केस में साथियों ऐसा नहीं है। जापान में 7 के 7 दिन काम कराया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है वहाँ पर। ठीक है, 12 आवर्स से भी ज़्यादा लोग 14-15 आवर्स तक वहाँ जापान में काम कर रहे हैं एक ऑफिस के अंदर बैठ के। तो अगर उनके पास टाइम ही नहीं होगा, वो फैमिली टाइम दे ही नहीं सकते हैं, तो फैमिली रख के करेंगे क्या। ठीक है, तो अननेसेसरी और उनके ऊपर स्ट्रेस, सोसाइटल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, वर्क फोर्स, तो एक उनके हेल्थ पे भी इशू आएगा। इसलिए जापान इस एजिंग क्राइसिस से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जापान ने सर्टेन टाइम पर जब ये उसको होते हुए दिख रहा था उस समय उसने बड़ा स्टेप्स नहीं लिया, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। इसलिए जो हमारे भारत के पॉलिसी मेकर्स हैं साथियों, वो ये चाहते हैं कि हम अभी से इसके ऊपर में क्या करें, पॉलिसी बनाएं ताकि हम जल्द से जल्द इस आने वाले टाइम में जो इसका इम्पैक्ट होगा उसको एब्जॉर्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ अच्छे अच्छे पॉलिसी बनाओ भैया, उसके बाद माइग्रेशन वगैरह को थोड़ा सा इंक्रीज करो। ओके, फिर लाइफ स्पैम, जो वर्किंग लाइफ स्पैम है, बहुत जल्दी रिटायरमेंट दे देते हो लोगों को, वो कम करो। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने की प्रयास करो, अभी से पेंशन सिस्टम्स के अंदर में कुछ बदलाव करो। उसके बाद प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी में भी इन्हांसमेंट करो ताकि उसका ओवरऑल फ़ायदा देखने को मिले। देखिए, भारत में जो डेमोग्राफिक चेंज होते हुए हमको दिख रहा है स्लो मायने में भी, तो इससे अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसके कारण से भविष्य में दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक बैलेंस स्ट्रेटजी लेना होगा, एक बैलेंस पॉलिसी बना के चलनी होगी, जिससे आने वाला टाइम में जिस तरह से भारत ग्रोथ कर रहा है वो ग्रोथ करता रहे। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था साथियों, ये ऐसे मजाक की बात नहीं है कि पॉपुलेशन कम हो जाना। पॉपुलेशन कम होने के बाद जो देश का हाल होता है वो बहुत बुरा होता है। आप जापान को देख सकते हो, ऐसा डेवलपमेंट का कोई भी फायदा नहीं। हमारा भारत साथियों सतत विकास की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। हमारा भारत सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करता। तो इसलिए उनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी बहुत अलग है साथियों। इसलिए आप याद रखिएगा कि रिड्यूसिंग अगर होता है डेमोग्राफिक का किसी भी जगह पर, तो उसका खामियाजा उस देश को भुगतना पड़ता है, जो आपको लाइव एग्जांपल में जापान दिख रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मेंस के एस्पेक्ट से मैंने इतना अच्छा कंटेंट भी रेडी कर दिया कि आप आंसर राइटिंग भी करना चाहो तो कर सकते हो। अगर वीडियो समझ में आई है तो एक बार वीडियो को प्यारा सा साथियों लाइक कर देंगे, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।